आपने कितनी बार? ये आपका मतलब कितनी बार? 5वीं बार। 5वीं बार। लेकिन कभी पॉडकास्ट के लिए नहीं, हमेशा अपनी फिनटेक कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल। क्या आप इंडिया में हैं? हम हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से हमारे पास 10 से 15 लोग हैं। अब 14 लोग हैं अगर हम नए लोगों को काउंट करें जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। और कौन सी सिटी? ज्यादातर बेंगलुरु और थोड़े मुंबई के करीब। मैं बेंगलुरु से हूँ। अच्छा, आप वहीं बेस्ड हैं या आप? कुछ हिस्सा वहाँ बेस्ड है। दूसरा हिस्सा कहाँ है? मुंबई और गोवा। ओके। आपको क्या लगता है अपॉर्चुनिटी क्या है? वॉइस में ऐसा क्या बना सकते हैं जो कल एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाए? आप अभी कौन से शहर में रहते हैं मैटी? लंदन में। अच्छा, लंदन में। क्या आप कार्ल को जानते हैं? वो नथिंग वाला हाँ बंदा? बिल्कुल। हाँ, तो हम उसके इन्वेस्टर्स हैं। ओह सच में? मैं भी एक छोटा इन्वेस्टर हूँ। सच में? हाँ। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे पता है हार्डवेयर में इनोवेट करना कितना मुश्किल है और कार्ल उन गिने चुने लोगों में से एक है जो सच में इनोवेट कर रहे हैं। हाँ। और एक अच्छी स्केल पर पहुंच चुके हैं, जो बहुत मुश्किल बात है। और मुझे लगता है कि वो डिजाइन के बारे में सोच रहे हैं और कैसे एआई नेटिव डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन होगा और शायद वे सभी थोड़े अलग अलग रूप लेंगे। मुझे लगता है कि हाँ। नथिंग के लिए एक बढ़िया मौका है। आप क्या सोचते हैं? तो हम हाल ही में जुड़े, सच में। हमने उनको कैप टेबल में शामिल किया। मुझे कार्ल पसंद है, मुझे कार्ल बहुत पसंद है। लगता है जैसे नया बंदा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। सेल्स बढ़िया लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो पिछले साल के 500 मिलियन से इस साल 900 मिलियन तक पहुंच गए। लेकिन ये बहुत मुश्किल जगह है ना? हार्डवेयर। हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं भी एक्साइटेड हूँ। शायद मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, लेकिन हाँ। वो बहुत तरीकों से अपनी वॉइस से लीड कर सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है नथिंग हेडफोन्स बहुत ही शानदार हैं। ये हेडफोन्स एक्चुअली पहले हेडफोन्स में से हैं जिन्होंने एआई असिस्टेड एक्सपीरियंस इंटीग्रेट करना शुरू किया। आप हाँ, हेडफोन हाँ। से बात कर सकते हैं और म्यूजिक पर्सनलाइज कर सकते हैं। हाँ, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है ना? वो कुछ चीजें अल्फा में टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जल्दी मूव करते हैं तो मुझे लगता है ये पहला सच में एक एआई नेटिव डिवाइस हो सकता है जो आपके साथ, आपके आसपास रहेगा और ये इतनी सारी नई संभावनाओं का रास्ता खोलता है। मैं अक्सर कार्ल से इस बारे में बात करता हूं कि आइडियल फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें और वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम में दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, ताकि हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकें और दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकें। मतलब लैंग्वेज बैरियर्स हाँ। पूरी तरह टूट जाए। लेकिन असली चैलेंज हार्डवेयर ही होगा। मतलब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जो ये सब पॉसिबल बनाएगा, भले ही टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद हो। और अगर कार्ल नथिंग के साथ अच्छा करते हैं तो नथिंग शायद वही डिवाइस बन सकता है जो इस पूरी चीज को पॉसिबल बनाए, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। उम्मीद है ऐसा ही हो। वैसे इस मीटिंग के बाद मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं कार्ल से उनके डिज़ाइन स्टूडियो में मिलने वाला हूँ। मैंने उनके वो पिछले वाले ईयरबड्स देखे हैं। लेकिन अगर वो बिना लेटेंसी के रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएँ और अगर वो वही काम कर पाएँ जो वो पेंडेंट जैसा डिवाइस करता है, वो डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? वो वाला जिसे उन्होंने बंद कर दिया था, या ऐसे कुछ और भी है। मेरा ख्याल है ह्यूमन या ऐसा कुछ था, लेकिन वो शायद काम नहीं कर पाया। हाँ। मुझे लगता है बाद में एक्वायर हो गया। और भी हैं जैसे कोई रीट्रांसक्राइब या ऐसा कुछ। वो डिवाइस जो मीटिंग के दौरान नोट्स लेता है और बाद में समराइज कर देता है। हाँ, अगर ईयरपॉड्स ये सब कर पाएँ, मतलब उनके ईयरबड्स अगर ट्रांसलेट करें, नोट्स लें और कई दूसरे काम भी करें, तो वो बहुत पावरफुल हो सकता है। और नथिंग के पास एक और एडवांटेज है, वो कूल ब्रांड लगता है क्योंकि कंपनी एक यंग फाउंडर चला रहा है। तो उम्मीद है वो अच्छा करेंगे। और वो सच में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पेना, ये शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन अब हमारी कंपनी के साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं और उन इवेंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं। और बेशक इवेंट्स के बाद हम सोचते हैं कि इतने सारे फॉलोअप्स और एक्शन पॉइंट्स को कैसे मैनेज करें। इसलिए हमने एक वॉइस एजेंट बनाया है जिससे आप सीधे बात कर सकते हैं और सारा फीडबैक कैप्चर हो जाता है। इससे प्रोसेस काफी फास्ट हो गया है क्योंकि आपको मैनुअली सब कुछ टाइप नहीं करना पड़ता। आप वॉइस एजेंट से सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन आइडियल वर्जन क्या होगा? अगर लोग ऑप्ट इन करें और एनवायरनमेंट सेफ हो तो सबसे अच्छा होगा कि सब लोग एक पेंडेंट डिवाइस पहने। आप मीटिंग में जाएं, सबको पता हो कि नोट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब होने वाले हैं। फिर आप आराम से कन्वर्सेशन पर फोकस कर सकते हैं और डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिन के आखिर में आपको एक क्लियर समरी मिल जाए, आज क्या हुआ
और कौन कौन से फॉलोअप्स हैं। और सच कहूँ तो अभी फिलहाल हम एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसे सही तरीके से बना पाएंगे ताकि हम अपने अगले समिट में इसे डिप्लॉय कर सकें, जहां हमारी पूरी टीम पार्टिसिपेंट्स की परमिशन के साथ ऑटोमेटिकली नोट्स कैप्चर कर सके और बाद में नोट्स बनाने की टेंशन ही ना रहे। सोचिए ये कितना शानदार होगा। बिल्कुल। वैसे उस स्टार्टअप का नाम क्या है? अभी शायद मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो स्टेल्थ मोड में है। वो खुद अनाउंस करना ठीक है, चाहते हैं ठीक और है। हम भी पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और यहाँ फॉर्म फैक्टर भी मैटर करता है। आप नहीं चाहेंगे कि पेंडेंट बहुत बड़ा या बल्कि हो, जैसे आप चाहेंगे कि उसकी बैटरी सपोर्ट अच्छी हो, उसका डिजाइन अच्छा हो और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूथ हो। अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है ऐसा डिवाइस अब तक एग्जिस्ट करना चाहिए था। हाँ, एआई स्पेस में जिन जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, और मैंने उनमें से काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में। लेकिन ये भी अच्छा लगता है कि आप किसी अलग इलाके से आते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि वॉइस शायद अगला बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि वॉइस ही कम्युनिकेट करने का सबसे नेचुरल तरीका है। हम इसी के आदी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसे पूरी तरह क्रैक नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि टेक के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल जाएगा? अभी हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं, हाथ में डिवाइस पकड़ना पड़ता है और टाइप भी करना पड़ता है, जो थोड़ा अननेचुरल भी लगता है। तो ये ट्रांज़िशन कैसे होगा जहाँ हम ऐसे हार्डवेयर से हटकर सीधे वॉइस के ज़रिए इंटरैक्ट करेंगे? हाँ, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचें तो मुझे पूरा भरोसा है कि वॉइस एक बहुत बड़ा इंटरफेस बनने वाला है और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने का एक मेजर तरीका भी। 11 लैब्स का मिशन भी कुछ ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्शन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना। चाहे वो कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना हो या स्कूल में सीखने का तरीका और एजुकेशन डिलीवर करने का तरीका हो, या फिर फ्यूचर में रोबोट्स और अलग अलग डिवाइसेस के साथ इंटरैक्शन, हर जगह वॉइस एक बड़ा रोल निभा सकती है। और आपके आखिरी सवाल पर बात करें तो सबसे एक्साइटिंग बात यह होगी कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाए। मेरा मतलब आपका फोन वापस आपके पॉकेट में चला जाए और आप अपने आसपास की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नेचुरली एंगेज कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि इसे पॉसिबल बनाने के लिए कम से कम 3 चीजें होनी जरूरी होंगी। पहली चीज है फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी और रिसर्च। टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक पहुंचना होगा जहां आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी इंसान जैसी वॉइस से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप उसे बीच में इंटरप्ट कर सकें, उसमें सही इमोशंस और इंटोनेशन हो और रिस्पॉन्सेज भी फास्ट हो। साथ ही उसमें हाई इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। अभी के मॉडल्स कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए अच्छे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह ह्यूमन लेवल इंटरेक्शन तक नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि यही वो पहला कंपोनेंट है जो बदलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग अपने आसपास वॉइस एजेंट्स नहीं रखना चाहेंगे। आइडियली जैसे आयरन मैन में जार्विस होता है, उसी लेवल की क्वालिटी, जहां वॉइस शानदार हो और उसके पास पूरा नॉलेज भी हो, यानी वॉइस नेचुरल हो, इंटेलिजेंट हो और हर तरह की इंफॉर्मेशन समझ सके। यही पहली चीज है। तो वॉइस क्वालिटी और इंटरेक्शन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरी चीज है उसे अलग अलग सेटिंग्स में डिप्लॉय करना। मेरा मतलब वॉइस होना अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है, उसे सही इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज एक्सेस भी होना चाहिए। तो फ्यूचर में डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा यही होगा कि यूजर्स आसानी से अपना नॉलेज सिस्टम में जोड़ सकें, और आजकल कस्टमर्स को यूजर्स तक उस जानकारी को आसान तरीके से लाने की इजाजत देने का एक जरूरी कॉम्बिनेशन बन गया है। चाहे वो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस हो या फिर व्हाट्सएप और दूसरे डिवाइसेस में वॉइस एजेंट डिप्लॉय करना हो जहां लोग इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही वॉइस एजेंट के पास मेमोरी भी होनी चाहिए। लेकिन अंत में सवाल यह है कि आप इस नॉलेज को आगे कैसे लाएंगे, उसे ये मेमोरी कैसे दिलाएंगे कि पहले क्या बातें हुई थीं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और आप क्या जानते हैं। अगर बिजनेस यूज केस है तो CRM डेटा जैसी इंफॉर्मेशन भी उसमें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ताकि उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट मौजूद रहे। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरी चीज है फॉर्म फैक्टर, और अभी तक इसे पूरी तरह सॉल्व नहीं किया गया है। आज हमारे पास वॉइस एजेंट बनाने के लिए जरूरी लगभग सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन सवाल है कि उसे यूजर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी आप इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं। अक्सर ये बातचीत होती रहती है कि क्या ये ग्लासेस के जरिए होगा, क्या ये फोन से होगा या फिर हेडफोन्स से, और शायद ये सबसे कम दिलचस्प है। पर मुझे लगता है ये सभी का कॉम्बिनेशन होगा जो अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स का होगा। कुछ लोग ग्लासेस पसंद करेंगे, कुछ लोग हेडफोन्स पसंद करेंगे। भविष्य में शायद न्यूरालिंक का वर्जन ऐसा होगा जहां आपको बस शुरू करना होगा और आपके पास हमेशा वॉइस एजेंट उपलब्ध होगा। मैं हेडफोन्स के लिए उत्साहित हूं, लेकिन वो वाले हेडफोन्स नहीं जो कान के अंदर होते हैं, बल्कि वो वाले जो कान के पीछे होते हैं।
अच्छा, तो उनसे आपको वही वॉइस एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन ज्यादा नेचुरल तरीके से। अभी कुछ इनोवेशंस भी चल रही हैं जहां सिस्टम आपके माउथ मूवमेंट्स डिटेक्ट कर सकता है बिना आपको जोर से बोलने की जरूरत पड़े। यानी थियोरेटिकली आप वॉइस एजेंट से बात कर सकते हैं बिना कोई आवाज निकाले। तो अगर मैं खुद यूजर होता और अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो फ्यूचर में मैं सबसे ज्यादा हेडफोन्स अडॉप्ट करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि यही सबसे नेचुरल फॉर्म फैक्टर बन सकता है, क्योंकि हेडफोन्स पहले से ही एक कॉमन डिवाइस है। और इससे इंटरेक्शन का तरीका धीरे धीरे बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब होगा हेडफोन्स और पॉकेट में रखा फोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैप्चर भी जरूरी है और मुझे लगता है कि वहीं से नॉलेज का पार्ट भी सिस्टम में आने लगेगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई पेंडेंट या रिस्ट बैंड जैसा डिवाइस भी हो सकता है, जिसे साथ रखने पर वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करें। क्या हेडफोन्स नहीं चलेंगे? कर सकते हैं, लेकिन तब आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड होगी। जैसे मान लीजिए समय के साथ आपको अपने मूवमेंट से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से डेटा कैप्चर करना होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे लगता है ऐसे डिवाइसेस यूजफुल होंगे। क्या आपको कोई अंदाजा है कि जॉनी आइव और सैम ये दोनों किस तरह के डिवाइस पर काम कर रहे हैं? मैंने इसके बारे में कुछ चीजें सुनी है, लेकिन मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगा। आपका गेस क्या है? मैंने सैम से पूछा था। उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। ओके। मुझे लगता है कि वो शायद, हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप गेस कर रहे होते शायद, ओके, तो आपके मुताबिक आप क्या सोचते हैं? अगर बात सैम और जॉनी आइव की हो तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू और स्केल के लिए शुरुआत में शायद वही डिवाइस होगा जो हाथ में पकड़ा जाता है, क्योंकि इंसानों की आदत अभी भी हैंड हेल्ड डिवाइस यूज़ करने की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शुरुआत में स्केल वहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर वो फ़ोन जैसा डिवाइस हो, लेकिन उसका यूआई एंड्रॉयड जैसा या अभी मौजूद सिस्टम्स जैसा ना हो, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग हो, और उसके साथ शायद कोई बड़ी डिवाइस भी हो, जैसे पेंडेंट या कुछ ऐसा, क्योंकि अभी उनके पास स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एआई के लिए किसी पॉइंट पर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ प्री इंस्टॉल्ड आना ज़रूरी होगा, जहाँ सॉफ्टवेयर पूरी तरह एआई फर्स्ट हो, और धीरे धीरे सभी एआई कंपनीज के लिए हार्डवेयर में होना ज़रूरी होगा। इसी वजह से मुझे नथिंग पर बेट समझ में आता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि किसी पॉइंट पर कोई एआई कंपनी आएगी जो उन्हें अक्वायर कर सकती है। अभी भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। हाँ, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो इन जनरल मुझे लगता है कि ओपन एआई के पास एक पर्सनल असिस्टेंट बनाने का अच्छा रास्ता है जो हमेशा आपके साथ हो। तो जरूर कोई डिवाइस होना चाहिए जो आप हर दिन अपने साथ रखें। हाँ, मुझे लगता है उस स्ट्रैटेजी में वॉइस भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उसके हिसाब से वो वॉइस एफर्ट्स को काफी रैंप अप कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये अच्छी कंपटीशन होगी, ये देखने के लिए कि क्या हमारी क्वालिटी आगे बनी रहती है जैसे अभी है। ये एक अच्छा टेस्ट होगा। लेकिन इससे आपको थोड़ी चिंता होती होगी, है ना? मैं हमेशा ओपन एआई के बारे में सोचता हूँ। काफ़ी लोग उनकी टेक्नोलॉजी को बैकबोन की तरह यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ समय बाद ओपन एआई वही चीज़ खुद बनाना शुरू कर देता है। ऐसा वो पहले भी कुछ जगहों पर कर चुके हैं। जब मैं एआई के एजेंटिक लेयर में काम करने वाले दोस्तों से बात करता हूँ या उनसे जिन्होंने मॉडल्स के ऊपर बढ़िया एप्लीकेशंस बनाए हैं, तो सबको ये डर होता है कि अगर बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स खुद एंड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? क्या आपको इसकी चिंता होती है? देखिए, हमारे केस में हम लगातार देखते रहते हैं कि ओपन एआई या गूगल जैसी इनक्रेडिबल टीम्स क्या कर रही हैं। और शायद जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो 11 लैब्स के साथ इफेक्टिवली कंपेट करने की सबसे बड़ी पोटेंशियल्स है। जब आप कंपनी के बारे में सोचते हैं, और मैंने इसे 2022 में शुरू ही किया था, तो शुरू से ही अप्रोच रिसर्च और प्रोडक्ट दोनों करने का था। तो ऑडियो के लिए फाउंडेशनल मॉडल वर्क करना और फिर उसे प्रोडक्ट के आसपास बिल्ड करना। और 11 लैब्स में हम सोचते हैं कि ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी कंपनी की पहचान तय करेंगे। आज हम ओपन एआई पर डिपेंड नहीं करते हैं और हम ऐसे मॉडल बना सकते हैं जो इंग्लिश में और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन हो, भारत की भाषाओं में शानदार हो और यूरोपियन भाषाओं में भी बढ़िया हो। और ये दोनों टेक्स्ट टू स्पीच से स्पीच जनरेट करने और स्पीच टू टेक्स्ट से स्पीच समझने के लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगले 2 या 3 सालों में वॉइस में बहुत कुछ किया जा सकता है।
और जैसे हमने बात की थी कि कैसे आप इसे और फ्लूइड और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, मेरा मानना है कि ये अभी भी एक बेहतर तरीके से क्रैक किया जा सकता है। तो हाँ, हमें ये चिंता जरूर रहती है कि क्या हम आगे बने रहेंगे, लेकिन यही चीज हमें मोटिवेट भी करती है। और मेरे को फाउंडर बहुत ही ब्रिलियंट लोगों में से एक हैं। मेरे को फाउंडर ने एक कमाल की रिसर्च टीम बनाई है और वो लगातार शानदार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वो फ्यूचर में भी ये साबित करते रहेंगे कि हम आगे रह सकते हैं। लेकिन ये बात 100% साफ है कि हम सिर्फ रिसर्च पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें डिफेंस पॉइंट्स भी बनाने होंगे और कस्टमर्स तक वैल्यू इफेक्टिवली कैसे पहुंचाए, इस पर भी काम करना होगा ताकि सब कुछ सिर्फ रिसर्च पर डिपेंडेंट ना रहे। हमारे पर्सपेक्टिव से इसमें 2 मेन चीजें हैं। पहली है हमारी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म ऑफरिंग और दूसरी है एजेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफरिंग। हमारा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म नरेशन, वॉइस ओवर और लोकलाइजेशन में मदद करता है। इंडिविजुअल क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, न्यूज आर्टिकल्स से लेकर बड़े मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनीज जैसे स्टार तक। और एजेंट साइड पर हम वॉइस एजेंट्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। इसमें मीशो एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि 11 लैब्स क्या करता है? मेरा मतलब, क्या आप एक आसान भाषा में बता सकते हैं जिसे कोई भी समझ सके? हमने फाउंडेशनल ऑडियो एआई टेक्नोलॉजी बनाई है, यानी हमने ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो स्पीच को बहुत नेचुरल और समझने में आसान बना सकते हैं। फिर उसी रिसर्च के आधार पर हमने और भी कई प्रोडक्ट्स बनाए जो आपको वॉइस एजेंट्स बनाने में मदद करते हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं और इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेनिंग में भी मदद कर सकते हैं। और क्रिएटिव साइड पर हम कस्टमर्स को उनके यूजर बेस के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। तो आपका 50% बिजनेस क्रिएटर और 50% एंटरप्राइज के साथ है? बिल्कुल सही। मान लीजिए मैं एक क्रिएटर हूं, तो मैं 11 लैब्स का इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी पॉडकास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारी बातचीत रिकॉर्ड और फाइनलाइज होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई लाइन मिस हो गई है और अब आप उसे ऐड करना चाहते हैं। तो आप 11 लैब्स से पोस्ट प्रोसेस करके मेरी वॉइस को आसानी से रिक्रिएट कर सकते हैं। हम उस लाइन को स्मूथली जोड़ सकते हैं। ये सबसे सिंपल यूज केस है। दूसरा स्टेप, मान लीजिए आप इस पॉडकास्ट को इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में लोकलाइज करना चाहते हैं, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच या हिंदी। तब आप हमारे इंटरफेस में जाकर पूरे पॉडकास्ट को ऑटोमेटिकली डब कर सकते हैं और बाद में जरूरत हो तो करेक्शंस भी कर सकते हैं। तो जब हमने लेक्स फ्रिडमैन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक पॉडकास्ट डब किया, वो वाकई उसी वर्कफ्लो से गुजर रहा था। वो आपने किया था? हाँ, उसमें ह्यूमन इन द लूप प्रोसेस था ताकि हर ट्रांसलेशन सही रहे। वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी और साथ में वो सॉफ्टवेयर के लिए भी एक बड़ा टेस्ट था, लेकिन उसके बाद कई लोग उसे अलग अलग लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाए। तो इसका कॉस्ट कितना होता है? मान लीजिए लेक्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर वाले पॉडकास्ट को डब करने में कितना खर्च आया? वो केस थोड़ा अलग था। सामान्य तौर पर अगर आप सिर्फ ऑटोमेटिकली डब करना चाहें तो एक घंटे का पॉडकास्ट कुछ डॉलर्स में डब हो सकता है। लेकिन किसी भी कॉन्वर्सेशन के साथ, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ वाली कॉन्वर्सेशन में, हमने वाकई में एक बड़ी टीम का इस्तेमाल किया था जो एक्चुअली हर ट्रांसलेशन को चेक कर रहे थे, मोस्टली लेक्स टीम के साथ काम करते हुए और हमारी साइड के साथ काम करके, ताकि ये इंश्योर हो सके कि कंटेंट प्रिजर्व हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसी कन्वर्सेशंस में हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और वो मैटर करता है, इसलिए वो थोड़ा यूनिक केस था। हमारे पास भी इसी तरह की एक यूज केस है। हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम बनाते हैं उसे रीजनल लैंग्वेजेस में डब करें, लेकिन हमें सही सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यानी जो इमोशन बोला जा रहा होता है वो इस प्रोसेस में कहीं खो जाता है और डबिंग थोड़ी सी रोबोटिक लगती है। तो आप इसे कैसे ठीक करते हैं? मैंने अभी 11 लैब्स ट्राई नहीं किया है। ओह बढ़िया, ये तो आपको दिखाने का एक परफेक्ट क्यू है कि ये कैसे काम करता है। मेरा मानना है कि यही वो बड़ा हिस्सा है जो पहले मिसिंग था। कैसे वॉइस को प्रिजर्व करें, इंटोनेशन को प्रिजर्व करें और इमोशन को भी प्रिजर्व करें। और आजकल हम इसे इस तरह करते हैं कि पहले हम आपकी स्पीच डिटेक्ट करते हैं, फिर हम स्पीकर्स डिटेक्ट करते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन जब हम स्पीच जनरेट करते हैं तो वो पिछले जवाब से कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है और उसे नए टारगेट लैंग्वेज में रिक्रिएट करता है। असल में लोकलाइजेशन के लिए जो हमारा मॉडल बना है वो अलग अलग लैंग्वेज पेयर्स को मैच करना सीखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि प्रोफेशनल सेटिंग में वही मैसेज दूसरी लैंग्वेज में कैसे डिलीवर होगा। उसी लॉजिक को ऑटोमेटिक डबिंग में अप्लाई किया जाता है, इसलिए यह काफी अच्छा काम करता है।
हाँ, मुश्किल तब आती है जब इमोशंस बहुत इंटेंस हों, जैसे लाफ्टर या स्क्रीम, और सेंटेंस का ऑर्डर लैंग्वेज बदलने पर बदल जाए। तब थोड़ा टफ होता है, लेकिन सिस्टम फिर भी काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बात कहते समय मुस्कुरा रहे हो, तो ऐसे केस में अगर मैटी हाँ, कहना बिल्कुल सही ठीक। है, राइट? तो आप इंग्लिश में मुस्कुराते हुए कोई लाइन बोलते हैं, तो क्या उस इमोशन को हिंदी में ले जाना मुश्किल नहीं होता? नहीं, यू नो ये आसान तो नहीं है। ये 100% सच है। और फिर ये दो तरह के हैं, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी के तरीके से आप इसे आप भी ट्रांसलेट कर लेंगे। मेरा मतलब, हम डब कर लेते हैं और इमोशन भी काफी हद तक प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस के बीच में मुस्कुराता हूं, तो दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से वह स्माइल शायद सेंटेंस के किसी दूसरे हिस्से में पड़े। उदाहरण के लिए, जर्मन इंग्लिश से जर्मन में अक्सर नाउन सेंटेंस के एंड में आता है। तो हाँ, यही होने वाला है। आप किसी अलग पार्ट पे स्माइल करेंगे और वो कहीं और होगी। आप कुछ ट्रिक्स कर सकते हैं ताकि उसे उसे यू नो उसे स्मूथ किया जा सके। लेकिन हाँ, कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी। अभी के लिए ये काम कर सकता है। भविष्य में शॉर्ट में कहूँ तो करंट डिलीवरी सॉफ्टवेयर्स की और भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्यूचर में शायद इसका हल लिप एनिमेशन या लिप रीएनिमेशन होगा, जहां डबिंग के साथ लिप्स को थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा ताकि जिस हिस्से में इमोशन आए उसी जगह लिप्स भी मैच करें। मुझे लगता है ये जरूर होगा। उम्मीद है इस साल ही हो जाए। क्या आप वो करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल, हम इसे बनाना चाहेंगे। जो भी चीज यूजर्स के ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती है, उसे हम अपने वर्क फ्लो में जरूर लाना चाहेंगे। क्रिएटिव साइड पर अगर आप कंटेंट लोकलाइज कर रहे हैं, तो शायद अगले कुछ महीनों में आप डबिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक लिप एनिमेशन भी कर पाएंगे। क्या एक छोटी सी कंपनी सिर्फ इसी के लिए बनाई जा सकती है? सिर्फ इस बारे में कि डबिंग करते समय होंठ कैसे मूव करते हैं, उसे बदलने के बारे में? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। अभी भी कुछ कंपनीज इस पर तेजी से काम कर रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि ये एंट्री पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। आगे चलकर 100% वो और भी फीचर्स और साथ में और फंक्शनैलिटी भी जोड़ना चाहेंगे। जैसे अभी हम स्टैटिक डबिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये रियल टाइम में होगा, वही छोटी कंपनीज बहुत बड़ी बन सकती हैं। और ये ऐसा होगा जैसे अभी अभी हमने क्रिएटिव साइड की बात की। वही दूसरी ओर, अगर आप एजेंट साइड के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि यहाँ लिप एनिमेशन और यहाँ तक कि आपके लिए भी कुछ यूज केसेस हो सकते हैं। मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। तो हमने क्रिएटिव साइड के बारे में बात की। एजेंट साइड पर हम आपको एक वॉइस एक्सपीरियंस बनाने की इजाजत देते हैं, जिसमें आप कोई भी नॉलेज ला सकते हैं और फिर उसे अलग अलग सेटिंग्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। और आप ये मॉनिटर और इवेल्युएट करते हैं कि यह कैसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप मास्टर क्लास से फैमिलियर हैं या नहीं। मास्टर क्लास हमारे साथ काम करता है, जहां वो गॉर्डन रैमसे जैसे लोगों का एआई वर्जन बनाते हैं, ताकि जब आप कुकिंग कर रहे हो तो एआई गॉर्डन रैमसे आपको सिखाएगा कि कैसे कुक करना है। उसी तरह टॉप FBI नेगोशिएटर क्रिस वॉस भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप उनसे नेगोशिएट करके नेगोशिएशन सीख सकते हैं। तो आप अपनी मास्टर क्लास इस तरह बना सकते हैं। ये आपके पहले से मौजूद कंटेंट पर आधारित हो सकती है, जो आपने पहले किया है और इसके बारे में बात की है, चिंता की है और सच में इसे बनाया है। जैसे आप एक AI निखिल हो, जिससे लोग बात कर सकें और सीख सकें कि आपने $3 बिलियन कंपनी कैसे बूटस्ट्रैप की, इतना बड़ा इम्पैक्ट और स्केल कैसे हासिल किया और बाउंड्रीज कैसे ब्रेक की। और वो एजेंट कहाँ बैठेगा? कोई उसे कैसे ढूंढेगा? हम कई तरह के कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो शायद आप अपनी खुद की कंपनी या प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, सिर्फ इंडिया में ही लगभग 500 कंपनीज हैं जो अलग अलग वॉइस एजेंट्स बना रही हैं, और दुनिया भर में अब ऐसे 10,000 से भी ज्यादा हैं। आमतौर पर लोग अपना वेबसाइट या वेब इंटरफेस बनाते हैं, लेकिन अब एक कॉमन तरीका यह भी हो रहा है कि आपके पास एक फोन नंबर हो, कोई कॉल करे और वॉइस एजेंट उस कॉल का जवाब दे। तो क्या आपको लगता है कि इसका मार्केट है अगर मेरा एक एजेंटिक वर्जन हो, जिसने मेरी हर बात से सीखा हो, मेरी सारी स्मार्ट और स्टूपिड बातें, और वो मेरी तरह बोलता भी हो? क्या आपको लगता है कोई उसे ढूंढकर उससे इंटरेक्ट करना चाहेगा? मुझे लगता है इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये रियल एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं करेगा। इसका फायदा यह होगा कि लोग किसी सब्जेक्ट में डीप डाइव कर सकेंगे। जैसे कोई कहे, मुझे ये पता है, ये नहीं पता, और आपका एजेंट उन्हें उसी हिस्से तक पहुंचा दे जिसमें उनकी इंटरेस्ट है। मेरा मतलब, आपके पास सालों से जमा किया हुआ एक काफी बड़ा नॉलेज सेट है। उसे एफिशिएंटली कैसे डिलीवर किया जाए,
आप सीधे उन स्पेसिफिक हिस्सों तक पहुंच सकते हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि वो भी काफी वैल्यूएबल होगा। लेकिन फिर बेशक किसी पॉइंट पर लोग यह भी कहेंगे, अब मैं असली इंसान से बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनके कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इस नॉलेज बेस में नहीं होंगे। इसलिए ये पूरी कॉन्वर्सेशन रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि कॉन्वर्सेशन के कुछ हिस्सों को थोड़ा शिफ्ट करेगा। मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल वही चीज है या नहीं, लेकिन बिजनेस साइड पर भी कुछ ऐसा ही है। कई स्टार्टअप्स इस यूज केस का जिक्र करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह AI से ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन एक AISDR वर्जन हो सकता है, जहां आप प्रोडक्ट के बारे में सीखें, उसके यूज केसेस समझें और कंपनी के बारे में जानें। और हमने इसे कुछ केसेस में होते भी देखा है। यहाँ भी AISDRs को डिप्लॉय करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें प्रोसेस का ऑगमेंटेशन बनाया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है और आप वहां से सेल्स लीड्स कैप्चर करना चाहते हैं। फिर सेल्स लीड्स आते हैं। आमतौर पर लोग फॉर्म में अपनी डिटेल्स छोड़ देते हैं, और अब पूरे एक्सपीरियंस को रिप्लेस करने के बजाय आप एक वॉइस एजेंट जोड़ सकते हैं जो कहे, हे, क्या आप वॉइस एजेंट से बात करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेलरेट करना चाहेंगे? और फिर आप आगे बढ़कर उस पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर लोग ज्यादा विलिंग हो जाते हैं। इसलिए हमने 11 लैब्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही फ्लो बनाया, और हमने देखा कि इससे दो चीजें होती हैं। पहली बात यह थी कि और भी ज्यादा लोग फॉर्म में अपनी डिटेल्स छोड़ने के लिए रेडी होते हैं, और दूसरी, वो पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्स भी छोड़ते हैं। और फिर जैसे ही वो अगली बातचीत में जाते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी होती है, वो और तैयार होते हैं। हम उन कस्टमर्स के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जब आप अपने नॉलेज डिलीवरी के बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है इससे लोग सीखने और गहराई में जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और फिर जब दूसरी बार कन्वर्सेशन होगी, तो मुझे लगता है सवालों की क्वालिटी भी बेहतर होगी। एक्चुअली हमने यह इंडिया की एक कंपनी TVS मोटर के साथ भी किया था। उन्होंने बिल्कुल यही फ्लो अपनाया, और इससे दोनों तरफ काफी इंप्रूवमेंट हुआ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा और सेल्स लीड क्वालिफिकेशन भी बेहतर हुआ, तो दोनों साइड्स खुश थीं। बहुत बढ़िया। वैसे हम वॉइस के ओवरऑल स्पेस में मार्केट साइज पर थोड़ा रिसर्च कर रहे थे। डबिंग एक्चुअली एक छोटा मार्केट है ना? रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये 1 बिलियन से भी कम है, और अगले 10 सालों में लगभग 3 बिलियन तक जा सकते हैं। खैर, डबिंग तो बस एक हिस्सा है। असल में सबसे बड़ा मार्केट इंटरैक्टिव यूज केसेस का है, मतलब मीडिया और एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक हर जगह। तो अगले 5 सालों में ये सच में एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। हाँ, मुझे लगता है ये सब कुछ बदल देगा। हम जिन लोगों से बात करते हैं उनमें से बहुत से यंग वानाबी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आपके हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? वॉइस स्पेस में ऐसा क्या बनाया जा सकता है जो कल एक बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके? मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे क्लियर एंट्री पॉइंट यही है कि आप किसी ऐसे डोमेन में, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं या जल्दी सीखना चाहते हैं, अपनी डोमेन एक्सपर्टाइज को वॉइस के साथ कंबाइन करें। और कई बार वो डोमेन ऐसा भी हो सकता है जहां अभी तक ज्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है। अक्सर वही सबसे अच्छे मौके होते हैं। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या हेल्थ केयर। मेरा मतलब है, सच में अक्सर जो डोमेन जितना ज्यादा ट्रेडिशनल होता है, उतना ही ज्यादा इनोवेशन में पीछे होता है। जहां हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स पहले से ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए यूज केसेस बना रहे हैं। लेकिन यहाँ आप जानते हैं, चाहे ये कैसे भी हो, जैसे ये एक सिंपल यूज केस है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस पर कैसे इनोवेट करते हैं, से लेकर भविष्य में कार के अंदर, यानी इन कार एक्सपीरियंस कैसा दिखेगा। इतने सारे मौके हैं ये समझने के लिए कि सही नॉलेज कैसे डिलीवर करें, सही इंटरेक्शन कैसे लिखें और इसे कैसे डिप्लॉय करें। पर क्या मैं सिर्फ इसी पर एक कंपनी बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसा है जैसे तो मान लीजिए एक कार कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BMW। ऐसे में वॉइस के साथ मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जिसके लिए वो मुझे इतना पे करे कि मैं एक कंपनी बना सकूं? आप शायद ऐसी चीज से शुरू करेंगे जो तुरंत दिमाग में आए और जिसे डिप्लॉय करना भी आसान हो। यहां आप कस्टमर एक्सपीरियंस से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जब लोग कॉल करें तो उन्हें बेहतर सर्विस कैसे मिले। इस केस में BMW के बारे में हर चीज समझने वाला सिस्टम हो और यह भी समझाए कि कार कैसे काम करती है। तो आप इसमें काफी समय लगाते हैं कि यह सब सिस्टम में कैसे जोड़ा जाए, तो यही पहली लेयर होती है। उसके बाद इन कार एक्सपीरियंस आता है जो काफी ओपन एंडेड है, जैसे कार के अंदर एक इंटरैक्टिव रेडियो कैसे बनाया जाए जिससे लोग हर समय इंटरैक्ट कर सकें। और यहां भी आपको यह समझना होगा कि BMW किन लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड हो सकती है और उन इलाकों के यूजर्स को खुश और एक्साइटेड रखने के लिए सही वॉइसेस कैसे बनाए जाए। आपको यह भी समझना होगा कि BMW को किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए।
यानी इसमें काफी डिप्लॉयमेंट वर्क भी होगा। और इन स्टेप्स को बनाते हुए आपको यह भी सोचना होगा कि अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो इसे सिर्फ BMW के लिए ही नहीं, बल्कि इसे इस तरह एब्स्ट्रैक्ट करना होगा कि वही सॉल्यूशन दूसरी कार कंपनीज के लिए भी रिप्लिकेट किया जा सके। तो आपको उस नॉलेज के कुछ हिस्सों को वापस कैप्चर करना होगा ताकि उन्हें दूसरी कार कंपनीज या कार सिस्टम्स के अलग अलग पार्ट्स में भी अप्लाई किया जा सके। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां अभी तक उतना डिस्ट्रप्शन नहीं दिखा, क्योंकि ऑन डिवाइस रिक्वायरमेंट्स की वजह से वहां काम करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ सेक्टर्स जो अब डिसरप्ट हो रहे हैं, जैसे ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज। हेल्थ केयर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहां आपको काफी गहरी और स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज चाहिए होती है ताकि आप ठीक से समझ सको कि वहां का डेटा कितना अलग और कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अलग अलग मेडिसिन नेम्स और कई तरह के फ्लोज भी होते हैं जो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान सामने आ सकते हैं। अच्छा। ताकि उन्हें सही एक्सपीरियंस मिल सके। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको हॉस्पिटल्स जाना होता है, उनसे बात करनी होती है कि वो इसे असल में कैसे डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग स्पेस में हो या सपोर्ट स्पेस में, हॉस्पिटल ऑपरेशंस के बाहर भी। तो बस यही पूरी प्रोसेस है जो पहले से ही काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ई-कॉमर्स में हाल ही में मीशो का IPO आया था, जिसके साथ आप काम करते हो। वो कमाल की कंपनी है। आप मीशो में क्या करते हो? तो हम उनके कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। अब उनके पास करीब 60,000 कॉल्स आती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में पूछने के लिए, शिपिंग के बारे में, रिफंड के बारे में, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं। और हम एक वॉइस एजेंट भी बना देते हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मीशो के साथ एक बहुत कूल चीज ये है कि अब सपोर्ट तो है ही, लेकिन ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलो, वहां एक AI कंसीयर्ज हो, एक वॉइस एजेंट जो आपको अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताए? आप उसे बताओ कि आप क्या ढूंढ रहे हो, फिर वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए, आप डिसाइड करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, और फिर वहीं से ऑर्डर भी कर दो। एक असिस्टेंट आपके एक्सपीरियंस का ही पार्ट हो, वो सच में कमाल की बात होगी। मतलब यहां भी, यानी ई-कॉमर्स में अगर थोड़ा और गहराई से देखें कि ई-कॉमर्स किस तरह का है, तो बात काफी हद तक वैसी ही है। मेरा मानना है कि कंपनीज डोमेन नॉलेज को जोड़कर और जल्दी से वॉइस एजेंट्स बनाकर बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। मेरे ख्याल से आपको हमारी मदद करनी चाहिए अपना खुद का एक एजेंट बनाने में। ये एक फन प्रोजेक्ट होगा। वो एजेंट क्या होगा? मतलब अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सब उसमें फीड कर देंगे, और फिर कोई एजेंट अकेला महसूस करने वाले लोगों से बात करेगा, और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा जाता है। ये बस एक फन प्रोजेक्ट होगा। मैं तो वैसे भी हमेशा एक AI एजेंट से बात करता रहता हूँ। मुझे लगता है आने वाले टाइम में दुनिया का एक बड़ा यूज केस अकेलेपन को सॉल्व करना होगा, इंटीमेसी के लिए। मुझे लगता है वॉइस एजेंट्स, हाँ, अग्री करता हूं। मुझे लगता है कि वहां वॉइस एजेंट्स का एक बड़ा रोल होगा, पर असली चैलेंज ये होगा कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। मतलब वर्चुअल साइट पे मदद भी हो जाए और लोगों को असली दुनिया में लाने की कोशिश भी हो जाए। वो बैलेंस बहुत जरूरी होगा। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग एरिया एजुकेशन है। जैसे एजुकेशन का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हर किसी के पास हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्सनल ट्यूटर हो? जैसे आई लाइक रिचर्ड फिनमैन, क्योंकि वो मेरे फिजिक्स के टीचर हैं और उनकी जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है वो सच में काफी कूल है। जैसे वो नॉलेज और हल्के हंसी मजाक को साथ में कंबाइन कर देते हैं। और फिर मान लो मैं मैथ्स सीख रहा हूं, तो मैं रिचर्ड से लगभग कोई भी सवाल पूछ सकता हूं। वो सच में काफी अमेजिंग होगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मेरे कान में कोई डिवाइस हो जो मेरे लिए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराने की ज़रूरत ही ख़त्म कर दे, तो फिर एजुकेशन का क्या होगा? फिर तो मुझे वो सब सीखने या याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में आम तौर पर हमें याद रखना पड़ता है। हाँ, आप ये कह रहे हो। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे देखोगे, लेकिन जब मैं अपनी एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ, तो सच कहूँ मैं बहुत कम ही फॉर्मल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का यूज़ करता हूँ और उस तरह के थियोरेटिकल नॉलेज का भी शायद ही कभी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट शायद ये था कि मैंने ये सीखा कि आखिर सीखना कैसे है। तो मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन में वो पार्ट अभी भी रहेगा। और फिर एजुकेशन का दूसरा पार्ट, वो शायद टेक के बिल्कुल उलट होगा। मतलब आप दूसरों के साथ रहना कैसे सीखते हो, आप सोशल कैसे बनते हो। तो मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन के फ्यूचर में ऐसा होगा कि टाइम का एक हिस्सा पूरी तरह AI और टूल्स के साथ सीखने के लिए होगा, और टाइम का एक हिस्सा ऐसा भी होगा जहां बिल्कुल टेक नहीं होगी। मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बस लोगों से बात करना, उनके करीब रहना और उस हिस्से को समझना। दोनों की परसेंटेज क्या होगी वो इंटरेस्टिंग होगा। मतलब AI के साथ क्या मैं ज्यादा एफिशिएंट हो सकता हूँ?
ताकि पहले पार्ट के लिए बस 20 से 30% ही चाहिए हो, या इसके उलट पूरा एक्सपीरियंस ही हमेशा फुली ऑगमेंटेड हो? क्योंकि मैं वैली में नहीं रहता, तो मतलब मेरी डे जॉब एक इन्वेस्टर की है। तो आपको क्या लगता है? आपने खुद भी काफ़ी पैसा रेज़ किया है, मेरा ख़्याल है करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर्स, और आज आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अरबों में है। आजकल सिलिकॉन वैली में एआई वैल्यूएशंस को लेकर जो माहौल है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जिनका हिस्टोरिकली रेवेन्यू इतना मज़बूत नहीं रहा कि वो आज की उनकी इतनी बड़ी मार्केट कैप को सच में जस्टिफ़ाई कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वहाँ कोई बबल बन रहा है? वैसे आपने ये कहा था कि आप सिलिकॉन वैली के बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, या फिर सिलिकॉन वैली की कंपनीज में? कुछ सिलिकॉन वैली में, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ मतलब इंडिया से बाहर की। मुझे भी ऐसा ही लगा था, और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। ये हमारी सोच से काफी मेल खाता है। मतलब इंडिया में और भी ज्यादा नई कंपनीज को उभरते और आगे बढ़ते देखना सच में बहुत कूल लगता है। मतलब हमें कंपनीज के उभरने की इतनी परवाह है, और मैं पोलैंड से हूं, पर हाँ, मैं रहता यूके में हूं। तो जब आप आज हमारी टीम को देखते हो, तो रिसर्च इंजीनियरिंग का ज्यादातर हिस्सा यूरोप से है, और वो लोग इस स्पेस को लेकर सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और पैशनेट लोगों में से हैं। तो उम्मीद है कि ऐसी और इनोवेशन एशिया से, यूरोप से, मतलब दुनिया भर से आए और ग्लोबल कंपनीज बने। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि सिलिकॉन वैली में जो वैल्यूएशंस चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भी बबल वबल बन रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं इसे पिछली साइकिल्स से कंपेयर करता हूं, तो एक चीज काफी अलग लगती है। कई कंपनीज के लिए एक क्लियर वैल्यू है और क्लियर रेवेन्यू नंबर्स भी हैं। हाँ, मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं। मतलब क्या ये सच में सही भी है? यू नो मतलब सिर्फ एक ही चीज तक सीमित नहीं रहना। जैसे अगर हम एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लें, तो कई जीपीयू प्रोवाइडर्स हैं जो एनवीडिया के ऊपर बिल्ट हैं और आपको इफेक्टिवली इन्फ्रेंस कैपेसिटी लेने में मदद करते हैं। मतलब वहाँ कुछ वैल्यूएशंस को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, लेकिन बाकी कई जगहों पर चीज़ें काफ़ी साफ हैं। ये एक तरह का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, यानी उनकी बेट्स मुझे समझ आती हैं, लेकिन शायद उनमें रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड से भी ज़्यादा। फिर भी मुझे लगता है कि एआई थोड़ा ट्रिकी स्पेस है, जहाँ अगर आप जीतते हो तो बहुत बड़े पैमाने पर जीत सकते हो, मतलब सच में बहुत इम्पैक्टफुल ढंग से। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, तो आप दुनिया भर के बहुत से कस्टमर्स के साथ काम करोगे। और इसलिए मुझे समझ आता है कि कंपनीज की शुरुआती स्टेज में उन्हें इतनी बड़ी वैल्यूएशन क्यों मिलती है। मतलब आई एम श्योर कि आप उन कई रिसर्च कंपनीज की भी बात कर रहे हो जो अभी बन रही हैं। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूं कि रिसर्च अभी भी बेहद जरूरी है, और आगे भी उतनी ही जरूरी रहने वाली है। इसलिए जो वैल्यूएशंस आज मिल रही हैं, वो एक हद तक समझ में आती हैं। मतलब अगर वो लोग बस एक ही शानदार चीज इन्वेंट कर दें, तो वहीं से उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट वसूल हो सकती है, और वही उन्हें काफी आगे तक ले जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर की कंपनीज को भी जल्द ही ऐसी ही वैल्यूएशंस मिलेंगी, और अगर वो ग्लोबली बिल्ड कर रही है तो उन्हें मिलनी भी चाहिए। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि अभी जो भी जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, अगर मुझे अंदाज़ा लगाना पड़े तो मुझे लगता है कि किसी समय फ्यूचर में हम सब एक ज़्यादा मल्टीपोलर दुनिया में रह रहे होंगे, जहाँ अलग-अलग देश शायद रशिया और चाइना की तरह अपने-अपने रास्ते पर चलेंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादातर बड़े देशों के पास इन प्रोडक्ट्स के अपने-अपने वर्जन्स होंगे, उनके छोटे-छोटे लोकल वर्जन्स, जबकि आज ये प्रोडक्ट्स ग्लोबल रीच रखते हैं। तो अलग-अलग देशों के अपने सोशल मीडिया होंगे, उनकी अपनी वॉइस कंपनीज़ होंगी, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादातर इंटरैक्शंस भी लोकल होंगे, यहाँ तक कि अपने डेटा सेंटर्स भी। मुझे लगता है कि किसी देश का डेटा उसी देश के अंदर ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब दुनिया में ऐसा होगा, तब जो कंपनीज़ आज बहुत बड़े स्केल पे हैं, जैसे व्हाट्सऐप को ही ले लो, जो एक चैटिंग सर्विस है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि इसे डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, या मैं व्हाट्सऐप से किसी दूसरी चैटिंग सर्विस पे स्विच नहीं करूँगा, अगर मुझे कहीं से बस थोड़ा-सा इंसेंटिव मिल जाए। मुझे लगता है कि इंडियंस के व्हाट्सऐप यूज़ करने के जो रीज़न्स हैं वो शायद ख़त्म हो सकते हैं। मतलब जब दुनिया जियोपॉलिटिकली और उलझ जाएगी, और मुझे लगता है कि दुनिया उसी डायरेक्शन में जा भी रही है। क्या आपको नहीं लगता, अगर व्हाट्सएप को ही ले लें, वहां पहले से इतने सारे यूजर्स हैं कि एक नेटवर्क इफेक्ट बन चुका है, जहां बस उसी प्लेटफॉर्म पर होना ही सबसे कन्वीनियंट लगता है? मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं चाइना और रशिया में देखता हूँ कि वहाँ उनके अपने वर्जन्स हैं, तो लगता है कि वो भी बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। और एक तरह से जब ये दिखने लगता है कि ऐसे ग्लोबल टूल्स को गवर्नमेंट्स किसी ना किसी तरह
वेपनाइज भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि दुनिया सिर्फ नेटवर्क बेनिफिट के लिए ही किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो, पर मैं डिसएग्री करता हूँ। मतलब पूरी तरह से नहीं। मैं काफ़ी हद तक एग्री भी करता हूँ। यानी डेटा रेजिडेंसी, हाँ, बिल्कुल 100% अलग-अलग देशों में होनी चाहिए। और इस बात से भी एग्री करता हूँ कि प्रोडक्ट की शेप, यू नो, धीरे-धीरे इवॉल्व होती जाएगी। मेरा मतलब हर देश अपने प्रोप्राइटरी डेटा का यूज़ करके प्रोडक्ट के अपने-अपने अलग वर्जन्स भी बनाता जाएगा। लेकिन मतलब, यू नो, मुझे नहीं पता ये ऑप्टिमिज्म है या बस वैल्यू वाली सोच, बट मुझे लगता है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर का एक ग्लोबल हिस्सा फिर भी इंटरनेशनल ही रहेगा। जैसे मान लो फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाना। आई थिंक बेस मॉडल्स को दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही प्री ट्रेन करेंगी क्योंकि इसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं और कुछ चीज़ें ओपन सोर्स होंगी। यस। मतलब हाँ, उस बकेट में भी अलग-अलग तरह की ऑफरिंग्स ज़रूर होंगी, पक्का होंगी। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्पेस या अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनीज के बारे में सोचता हूँ, तो वो इन बेस मॉडल्स को लेके अपने डेटा के हिसाब से उन्हें फाइन ट्यून करेंगी। वही उनके लिए बड़ी एडवांटेज होगी, पर ये सब पूरी तरह इंडिपेंडेंटली बिल्ड नहीं होगा। प्रोडक्ट के मामले में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ऐसा सोचते हो क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान होता जा रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसे हर जगह ऑन द फ्लाई बनाया जा सकता है। बट आई थिंक कि लोगों के एक ही जगह पर होने से जो नेटवर्क इफेक्ट बनता है, वो कई तरीकों से कंपाउंड होता जाता है। मतलब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे केस में 11 लैब्स में एक वॉइस मार्केट प्लेस है, जहाँ लोग अपनी खुद की वॉइस बनाते हैं। मतलब हम उसे ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर उसे शेयर किया जा सकता है, और जैसे ही वो एआई वॉइस यूज होती है, आप पैसे कमाने लगते हो। अब तक इस तरह की 10,000 वॉइसेस बन चुकी हैं, और हमने उस कम्युनिटी को कुल मिलाकर $11 मिलियन से ज्यादा वापस भी दे दिए हैं। और इससे सच में मदद मिलती है। इतने सारे स्टाइल्स और एक्सेंट्स हैं, थियोरेटिकली आप इसे बड़े स्केल पर रेप्लिकेट कर सकते हो, लेकिन तब भी वो कम्युनिटी मैकेनिज्म नहीं होगा जहां लोगों को पेमेंट मिले और भरोसा बना रहे। तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रस्ट का भी एक एलिमेंट एम्बेडेड होता है। शायद नेटवर्क और ट्रस्ट दोनों ही, पर मेरा ख्याल है कि आप जो कह रहे हो उसका एक हिस्सा ये भी है कि जियोपॉलिटिक्स में जो हो रहा है उससे ट्रस्ट वाला एलिमेंट टूट सकता है और उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ सकती है। पर वो टूटता लग रहा है ना? आई होप कि ये बस एक टेम्पररी ग्लिच हो, बट ये कम होता लग नहीं रहा है। ये तो ज्यादा, मतलब sin x टाइम्स x जैसे कर्व की तरह है। और यस। तो आप इसे एक छोटी सी करेक्शन भी कह सकते हो। हाँ, मतलब पिछले हफ्ते मैंने इन लोगों को काफी बात करते हुए देखा, और जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं, चाहे यूरोपियन लीडरशिप हो या फिर अमेरिकन लीडरशिप, तो लोग खुश नहीं दिखते। लोग ऐसे लगते हैं जैसे वो पिछले साल से भी ज्यादा गुस्से में हो, या उससे पिछले साल से भी। हर साल लोग थोड़ा और भड़कते दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद वो पहली बार इसे खुलकर बोल भी रहे हैं। लोग बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बोलते हैं। उनकी ज्यादातर बातें तो समझ में ही नहीं आती, लेकिन आई थिंक उनके चेहरे के हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ में आ जाता है। मुझे सच में लगता है कि पिछले 1-2 साल में लोग ज्यादा Yes. ऑथेंटिक हो गए हैं। सच में पिछले 1-2 साल में शायद ऐसा इसलिए भी है कि अब एआई कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है कि उस नॉइज को तोड़ने के लिए आपको सच में ऑथेंटिक होना भी पड़ता है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स की तरफ कम देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि उसने इमोशंस पर जरूर असर डाला है। मतलब, और शायद मैं एआई और टेक्नोलॉजी वाली बबल में थोड़ा ज्यादा ही रहता हूँ, लेकिन पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन में अब माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पहले बात ज्यादा होती थी कि इसमें कितना खतरा है, एआई कितना रिस्क ला सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे ध्यान इस पर भी जा रहा है कि एआई कितने मौके भी बना सकता है। लेकिन जाहिर है इस हफ्ते जियोपॉलिटिक्स का माहौल इतना गर्म रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से इस बात पे तो कोई बहस कर ही नहीं रहा है कि सोसाइटीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे तो लगभग हर कोई ही अग्री करता है। असली सवाल तो बस ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्क कैपिटल है वही सबसे अच्छे मॉडल्स बनाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनमें सबसे ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये लार्ज मॉडल बनाने वाली कंपनीज उन पर बनने वाले एंड प्रोडक्ट्स को ही कैनिबलाइज करने लगें, तो मुझे लगता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो शॉर्ट साइटेड ना हो, और जिस चीज़ के ऊपर वो बिल्ड कर रहा है उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करे और हेज भी। अ, ये शायद सही एनालॉजी नहीं है, पर हम ऐसी दुनिया में ना पहुंच जाएं जहां
जहाँ एंड्रॉयड या एप्पल आपसे उस प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए 20% फीस ले, इसलिए मेरे ख्याल से आज ज़्यादा ओपन सोर्स्ड ऑप्शंस का यूज़ करना और उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं भी एग्री करता हूँ कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए, और कई बार स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये तय हो जाता है कि आप उस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं। तो अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करके आप अपनी वैल्यू डिलीवरी को जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हो तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आपके स्पेस को ही अपने कब्जे में ले सकता है, यस, तो फिर आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को आखिरकार कहीं ना कहीं से पैसा कमाना ही होगा। मैंने देखा कि ओपन एआई पहली बार एड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने और पैसा जलाना बंद करने के लिए उन्हें भी पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे गूगल के पास शायद एक बड़ी एडवांटेज होगी क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है और वो उसी तरीके से एड्स पर डिपेंड किए बिना भी लंबे समय तक चल सकते हैं। यस, मतलब हम सब लोग, हाँ वही बात हो गई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मान लो कोई कंपनी एलएलएम्स, वॉइस या विजुअल्स पर बनी हो, तो असली चीज डोमेन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप अपने डोमेन को अच्छे से जानते हो तो एआई मॉडल आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। लेकिन फिर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस, लेगेसी सिस्टम्स जिनके जरिए आप उसे डिलीवर करते हो, टेलीफोनी, मतलब नॉलेज को सही तरह लाना, ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा। फिर ट्रस्ट बनाना, इवैल्यूएशंस, मॉनिटरिंग वगैरह के जरिए उसमें भी काफी टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा मौका है कि वो इन मॉडल्स में से किसी एक को लें, किसी एक डोमेन में डीपली जाएं और दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बना दें। हम इंडिया में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ज़ेरोधा के अंडर या अलग से? अलग से? आई मीन ज़ेरोधा तो एक फिनटेक, Yes. एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जैसा है। पर आप चाहो तो इसे एक सुपर ऐप की तरह भी बना सकते हो। इंडिया में सुपर ऐप्स सच में कभी नहीं चली। बहुत लोगों ने कोशिश की है। सच कहूं तो चाइना के बाहर तो ये कहीं भी नहीं चली है, राइट? सही कहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मतलब पता नहीं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहां ये चली अच्छा। है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब यूक्रेन में एक सुपर ऐप है जो मुझे लगता है सच में शानदार है। हमें उनकी गवर्नमेंट के साथ काम करने का भी मौका मिला है, जहां वो गवर्नमेंट के अंदर पहला एआई एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऐप का नाम डिया ऐप है। ये बेसिकली एक सिटीजन सपोर्ट ऐप है जहां आप बेनिफिट्स प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और वहां चल रही अलग अलग मतलब चीजों के बारे में पूछ सकते हो। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। मतलब बेसिकली एक ऐसी ऐप जो हर सिटीजन के पास हो सकती है, और इसमें पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और वीजा इन्फॉर्मेशन वगैरह भी होती है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो और अपनी आईडी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन फिर उनकी कई मिनिस्ट्रीज भी हैं और काम करने का एक अलग तरीका भी है। तो मतलब उनकी कई मिनिस्ट्रीज हैं जहां टेक रिसोर्सेज उन्हीं मिनिस्ट्रीज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे फॉरेन अफेयर्स में कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, इंटरनल अफेयर्स में भी होंगे और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी ऐसे इंजीनियर्स होंगे। और अब वही लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के काम का एक हिस्सा कैसे ऑटोमेट किया जाए और फिर उसे वापस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास ले आते हैं, मतलब जिस पर उस सिटीजन सपोर्ट ऐप की जिम्मेदारी होती है। और अब ये होने लगा है कि उन्होंने पूरी गवर्नमेंट में अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं। तो अब आपके पास हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब एजुकेशन भी है जहां आपको पर्सनलाइज कंटेंट मिलता है उन चीज़ों के हिसाब से जो आप जानते हो। और मुझे ये आइडिया कमाल का लगा, और हम उनके साथ जो कर रहे हैं वो ये है कि अब हम इसमें वॉइस भी ला रहे हैं ताकि आप बात करके कम्युनिकेट कर सको और बहुत सी सर्विसेज को कॉल कर सको या फिर बोलकर सीख भी सको। तो लेकिन सच में अब गवर्नमेंट सर्विसेज में ये सारे मॉड्यूल्स डिप्लॉय हो चुके हैं, और ये मुझे 2 वजहों से कमाल का लगा। पहली ये कि आप रिसोर्सेज को सीधे वहीं एम्बेड कर देते हो। एआई वाली दुनिया में ये बिल्कुल सही लगता है। जैसे आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स जब कंपनीज बनाते हैं तो हाँ, इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए, लेकिन वही टैलेंट सेल्स, गो टू मार्केट, फाइनेंस और बाकी डिविजन्स में भी हो ताकि हर चीज ज्यादा स्मार्ट बन सके। तो मुझे वो इस वजह से भी पसंद आया। और दूसरी बात, वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद लोग साथ आकर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और इतनी बेहतरीन ऐप्स मैंने बहुत कम देखी हैं। इंडिया जैसी जगहों में एक डेविड और गोलायत वाली प्रॉब्लम होती है। जब आप डेविड होते हो, यानी बस शुरुआत कर रहे होते हो, तो सब लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन जब आप एक गोलायत यानी एक बड़ी कंपनी बन जाते हो, तो अजीब बात है कि लोग बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को अपने आप ही नापसंद करने लगते हैं। हर जगह की यही कहानी हाँ है। बिल्कुल। आई थिंक अमेरिका में भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी होती है और हर इंसान के अंदर एक रेबल भी होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों में सुपर ऐप्स ज़्यादा चलती हैं।
आपको सोशल मीडिया क्यों शुरू करना है? मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया काफ़ी बिखरा हुआ है। हम कुछ लोगों का डेटा देख रहे थे कि जो सच में बहुत यंग लोग हैं, मतलब 16 से 20 साल के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्नैपचैट को ही ले लो। वो शायद स्नैपचैट में उतनी ही बार लॉग इन कर रहे हों, लेकिन उस पर जो टाइम बिता रहे हैं वो काफ़ी कम हो गया है। अगर इंस्टाग्राम को देखो तो वहाँ ऑलमोस्ट कोई ऑर्गेनिक कंटेंट बचा ही नहीं है। जैसे आप अब अपनी वीकेंड पर ड्रिंक करते हुए ऐसी कोई फ़ोटो पोस्ट नहीं करते दिखोगे। ना ही मैं और ना ही कोई और। मेरे दोस्तों में से तो कोई भी नहीं। अब ये ऐसी जगह लगती है जहाँ ब्रांड्स अलग-अलग चीज़ें शोकेस कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। अ, एक ऐसी ऐप होना जो एल्गोरिदम से ना चलती हो, जो आपको उकसाकर या ट्रिगर करके हेट या ऐसे-वैसे इमोशंस से रिएक्शन लेने की कोशिश ना करे, जो मुझे सच में नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में हेल्थी या सही है। मेरे ख़्याल से ऐसी ऐप सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और मीनिंगफुल साबित हो सकती है। और मुझे ये बात भी पसंद नहीं है कि कोई और देश उस एल्गोरिदम को कंट्रोल करे, जो मेरे देश के युवाओं के मूड, नेचर और एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करता है। और इंसेंटिव की बात करें तो क्या आपके पास कोई नज़रिया है जिससे लोगों को आपके ऑर्गेनिक प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करने के इंसेंटिव्स बदल जाएँगे? मुझे लगता है हम ऊपर की तरफ एक बहुत टाइट फनल बनाने की सोच रहे हैं, जहां हम ये कंट्रोल करेंगे कि ऐप में कौन एंटर करेगा और कौन नहीं। क्योंकि एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया में शायद बॉट्स भी आपसे एंगेज करते हैं और ट्रोल्स भी। और मतलब मुझे नहीं पता उसमें कितना हिस्सा सच में ऑर्गेनिक है और कितना नहीं। लेकिन आइडिया ये है कि एक ऐसी जगह हो जहां असली लोग असली लोगों से जुड़ सकें और असली मुद्दों पर खुल के बात कर सकें। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बायस को पूरी तरह हटा सकता है, लेकिन काफ़ी कम बायस के साथ, और ऐसी जगह जहाँ खुल के बातचीत करना सेफ हो। मैं आपसे किसी बात पे अग्री भी कर सकता हूँ और किसी और बात पर डिसएग्री भी, लेकिन आज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम नहीं लगता जहाँ ऐसी बातचीत हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा बना सकें, और इस पर आपकी राय ज़रूर सुनना चाहूँगा। आपके हिसाब से नए सोशल मीडिया में क्या होना चाहिए? मतलब मोटा-मोटा, और ये भी कि वॉइस सोशल मीडिया के अगले वर्जन में क्या रोल प्ले कर सकती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपका जो एस्पिरेशन या आइडिया है, मतलब उससे मैं एग्री करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी कभी उसी मुकाम तक पहुँचे। जैसे मुझे लगता है कि अब एक साफ एस्पिरेशन दिखती है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, बजाय इसके कि डर ही एल्गोरिदम को चलाए। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन एक चीज़ साफ है कि अब ऑथेंटिसिटी ही आगे का रास्ता बनती जा रही है। जैसे कोई भी अब मतलब ऐसे पॉलिश्ड प्रेस रिलीज़ जैसी स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं चाहता, और मुझे लगता है ये अच्छी बात भी है। तो अगर मैं सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहा होता, तो मैं यही सोचता कि उस ऑथेंटिसिटी वाले हिस्से को और ज़्यादा कैसे लाया जाए। मतलब वो मेरे लिए एक की एलिमेंट होता। मैं दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, डिवाइस वाले एस्पेक्ट पर भी। और वैसे क्या आपने एयर चैट के बारे में सुना है? क्या आपने कभी एयर चैट यूज़ किया है? हाँ, मैंने एयर चैट के बारे में सुना है। वो बेसिकली वॉइस और पॉडकास्ट्स वाला सोशल मीडिया बना रहे हैं। वैसे हमारे पास ये वो तो मोड तो पहले से ही है। जैसे हमारा पॉडकास्ट काफ़ी एंटरप्रेन्योर हैवी है। हम लोगों को बताते हैं कि एक कंपनी कैसे शुरू करनी है, और फिर उस जर्नी में हम उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। हमारी एक ग्रांट भी है, हम उन्हें कुछ पैसा भी देते हैं। हम उनके लिए नेटवर्क बनाते हैं ताकि वो चीज़ें बिल्ड कर सकें। तो इसे पिवट किया जा सकता है। एक पॉडकास्ट के अराउंड, सिर्फ मेरे पॉडकास्ट के ही नहीं बल्कि उन कई लोगों के पॉडकास्ट के भी, जिनका गोल भी वही आउटकम हासिल करना है। तो शायद मतलब वॉइस वाली साइड से उल्टा शुरू किया जाए। जैसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि पूरा इंटरफेस ही काफ़ी अलग हो, जहाँ उसी तरह जैसे अलेक्सा या सिरी आपको नॉलेज सुना कर देती हैं और आप उससे नेचुरली इंटरेक्ट भी कर सको, जैसे किसी असिस्टेंट से बात कर रहे हो। या फिर जारविस जैसा कोई वर्जन, जहाँ आप सुबह उठकर सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है ये जानना चाहते हो और वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ों की समरी दे दे, फिर आप सवाल पूछ सको और किसी टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर कर सको। जैसे मेरे लिए तो पहला हिस्सा यही होगा कि सोशल मीडिया के साथ एक एम्बेडेड असिस्टेंट हो, जो आपको ये बताता रहे कि क्या चल रहा है और आप उसके साथ एंगेज भी कर सको। जहाँ मैं कह सकूँ
या कोई कमेंट डाल सकूं, या किसी पार्ट के साथ एंगेज कर सकूं, या किसी को रिप्लाई कर सकूं। और इमेजिन कर सकते हो कि ये रिस्पॉन्सेज टेक्स्ट में भी हो सकते हैं या वॉइस में भी। तो ये एक तरह से पहला स्टेप होगा, जहां स्टैटिक टाइमलाइन से हटकर एक ज्यादा इंटरैक्टिव कंपेनियन व्यू की तरफ शिफ्ट हो। मतलब ये इसका एक कंपोनेंट होगा। दूसरा, हाँ, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि लोगों को इंसेंटिव कैसे दिया जाए, और वही तो सबसे ट्रिकी पार्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप खुद का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हो तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद ऑडियो मैसेज, और फिर इमेज, और फिर टेक्स्ट। तो अगर इसमें वॉइस भी एक जोड़ सकें तो वो तो और भी अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर इसका एक सिंपल वर्जन ऐसा हो सकता है कि आप कोई पोस्ट लिखते हो या कोई ऐसे लिखते हो, और मैं उसे आपकी आवाज़ में सुन सकूं और उसे एंजॉय कर सकूं। लेकिन मैसेजेस भेजना और कमेंट्स करना, वो भी इसका एक बड़ा पार्ट होगा। तीसरा, जो लैंग्वेज लेवल पर भी है और वॉइस लेवल पर भी, उसे सीधा इंटरनेशनल बनाना, ट्रांसलेट करना, और फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में उसे एंजॉय कर पाना, वो भी एक एस्पेक्ट होगा। पर देखो, इंसेंटिव वाली तरफ से ये सच में बहुत ट्रिकी मामला है। मतलब इसे शिफ्ट कैसे किया जाए, आप शायद इससे ज्यादा फेमिलियर होंगे आपके काम की वजह से, जैसे टोकनाइज बेस्ड या मॉनेटरी इंसेंटिव बेस्ड अप्रोचेस। मैं देख सकता हूं कि ये काम कर सकता है, लेकिन मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मुझे ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच खास पसंद नहीं है। ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए। आइडियली लोगों को इसलिए एंगेज करना चाहिए क्योंकि वो सच में इंटरेस्टेड हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें उससे कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी इफेक्ट होना चाहिए। और अभी काम की चीज वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, मैं वेरिफिकेशन जरूर रखूंगा। मुझे लगता है ये जरूरी है कि लोगों को पता हो कि सामने वाला सच में एक असली इंसान है। और फिर टाइम के साथ साथ ये सवाल भी उठेगा कि ह्यूमन होने को वेरीफाई कैसे किया जाए। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा टॉपिक बनने वाला है। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया बना रहा होता तो मैं इसे पूरी इक्वेशन का एक बड़ा हिस्सा जरूर बनाता। मैं तो अभी भी इंसेंटिव वाले पार्ट के बारे में सोच रहा हूं कि पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी के मुकाबले कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। क्योंकि देखो, कुछ जगहों पर दुनिया कुछ ऐसे कैलिब्रेट हो गई है कि नेगेटिविटी को ज्यादा अटेंशन मिलती है, और फिर सवाल यह है कि उसे बदला कैसे जाए। क्या ज्यादा बोलने से? वैसे पॉजिटिविटी जरूरी नहीं है, न्यूट्रलिटी भी चल सकती है। पॉजिटिविटी जैसे? लेकिन फिर मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप कोई इमोशन ट्रिगर करने ही वाले हो तो वो ग्रीड भी हो सकता है, या फिर पॉन्टिफिकेट करने का, कि यहाँ रहकर आप ज्यादा स्मार्ट लगते हो। यहाँ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो क्यूरियोसिटी को फीड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब और भी कई इमोशंस हैं जिनके साथ खेला जा सकता है, जो ज्यादा उस तरफ आते हैं जहाँ अगर कर्व की लेफ्ट साइड नेगेटिविटी हो और राइट साइड पॉजिटिविटी, तो आप ज्यादा राइट साइड रहते हो। हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि असली बात तो यह है कि एल्गोरिदम सिर्फ उसी चीज को रिवॉर्ड ना करे जो सबसे तेज, नी-जर्क रिएक्शन पैदा करती है। सही कहा। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करे, सीखने को बढ़ावा दे, या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को सामने लाए, लेकिन इस तरह की दो तरफ के लोग बस एक दूसरे पर चिल्लाते ना रह जाएं, तो वो कमाल होगा। मेरा मतलब, हाँ, शायद हम इस पे साथ में काम कर सकते हैं। आप इसका वॉइस वाला हिस्सा हैंडल कर लेना। हाँ, श्योर। मतलब मुझे लगता है कि अभी तक कंज्यूमर स्पेस में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां एआई सही ढंग से इनेबल किया गया हो। तो सही कहा। आज की तारीख में असल में कोई एआई सोशल प्रोडक्ट है ही नहीं। तो फिर लंदन में मिलते हैं या एक कॉल कर लेते हैं। मैं अपनी टीम को जोड़ दूंगा, फिर साथ में सोचते हैं। उनके पास भी कुछ आइडियाज हैं। या इंडिया में। यस। आप फरवरी में आ रहे हो ना? बस एक हफ्ते में। यस। मैटी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का थैंक्स। और हम जल्दी मिलेंगे। श्योर। और थैंक्स। ये देख के सच में अच्छा लगा कि आप इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट करते हो। तो उम्मीद है हम भी ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप वहां कब तक रहने वाले हो? एक हफ्ता। आपके पास थोड़ा टाइम होगा? हाँ, ट्रैवल करने के लिए। मैं ज्यादातर बैंगलोर और मुंबई में ही रहूंगा, लेकिन मैं ट्रैवल करने को तैयार हूँ। अगर आप फ्री हुए तो मैं आपको 1-2 दिन के लिए गोवा भी ले जाऊंगा। वहाँ क्या है? क्या गोवा में आपके ऑफिस है? नहीं, गोवा में मेरा एक घर है जो काफी फन है। और गोवा में मेरे डॉग्स भी। वो एक तरह का बीच टाउन है जो बहुत रिलैक्सिंग है। ओके, तो फिर डन। तो ठीक है, थैंक्स। हाँ, मेरे ख्याल से जब आप लंदन आओ तो मुझे बताना। मेरे पास डॉग्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ कूल प्लेसेस जरूर दिखाऊंगा। श्योर।